Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So in this video we'll be discussing about the force. ये lecture 2 है. हमने lecture 1 already upload कर दिया. अगर आपने नहीं देखा तो you can watch it. And आज हम इस lecture में force के बारे में means force का क्या formula होता है, force कैसी quantity होती है, vector या scalar, उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड टाइप्स होते हैं फोर्सेस के, उनके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्स के बारे में आप जान चुके हो पिछले लेक्चर में. तो फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है. ठीक है, इट्स अ इनविजिबल क्वांटिटी जो हमें नहीं दिखती है. हम सिर्फ उसके इफेक्ट के थ्रू जान सकते हैं कि फोर्स है वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है पर्टिकुलर चीज में. ठीक है, सो अगर हम फोर्स के फॉर्मूला की बात करें, सो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके, सो यू हैव टू लर्न इट. ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अगर हम इनकी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन करें तो फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं एंड मास को हम एम से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को ए से. तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी, सिंस यहाँ पे एक्सेलरेशन टर्म इंक्लूडेड है तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो फोर्स विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हम साइन लगा देते हैं वेक्टर का. मैंने बोला था वेक्टर का साइन लगाओ ना लगाओ आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस क्लास में तो नहीं पड़ेगा, बट अब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे बहुत फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो अभी से चीजें क्या है आपको सीख के रखनी है. तो आप इसको बॉक्स में बंद कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, सो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि फोर्स क्या है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. राइट, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? पता है आपको कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं? यस, यू नो. वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है. राइट, मैग्नीट्यूड होता है प्लस उनके पास क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है. ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू होना. जैसे कि मैंने बोला फोर्स, चलो फोर्स की बात कर लेते हैं. फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ न्यूटन क्यों होती है. फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है. तो मैंने बोला 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड. 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड. तो ये जो 5 नंबर है ना आगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड. ये मैग्नीट्यूड होता है. तो हर फिजिकल क्वांटिटी के आगे कुछ ना कुछ नंबर होता है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. जैसे वेट है, मैंने कहा वेट है 1 kg, तो इसके आगे जो 1 लिखा दैट इज व्हाट? मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए, हर चीज पता होनी चाहिए कि भाई क्या मतलब होता है मैग्नीट्यूड का एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब एक होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. ठीक है, मतलब क्या है? एक तो ये चीज हो गई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक तो ये वाली डायरेक्शन हो गई. एक डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये जो हमारा फोर्स है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है. दो चीजें. एक तो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया. चलो मान लो बॉडी है वो ईस्ट की तरफ जा रही है तो हमें पता चल गया डायरेक्शन ये हो गई. एंड अनदर क्या डायरेक्शन का रियल मीनिंग होता है? दैट जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. दिस इज द मीनिंग. उनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग. ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. वेक्टर क्वांटिटीज तीनों फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, राइट. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की. यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो यूनिट तो मैंने बता दी. एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट मेनली क्या होता है? हम साइंटिस्ट के नाम पे रख देते हैं. मतलब जिस साइंटिस्ट ने वो पर्टिकुलर क्वांटिटी ढूंढी होती है उसके नाम पे हम रख देते हैं. तो एसआई यूनिट यहाँ पे फोर्स की न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे. इन्होंने काफी रिसर्च की थी. लॉज ऑफ हम बोल सकते हैं मोशन दिए थे इन्होंने. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन वॉज गिवन बाय न्यूटन. सो न्यूटन इज द एसआई यूनिट. एन से डिनोट करते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, कैपिटल होती है यूनिट. ठीक है, एसआई. और क्या हो सकती है? और देखो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी. ठीक है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसकी दो यूनिट्स हैं, न्यूटन है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख के आओगे तो गलत नहीं माना जाएगा. एसआई यूनिट न्यूटन है या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है. कैसे निकाला? क्योंकि मास को हम केजीज में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन मोशन वाले चैप्टर में था. कैसे कैलकुलेट करते थे उसको? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था. एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है?
यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो दिस इज अबाउट द फोर्स की फोर्स का फॉर्मूला क्या है। एंड फोर्स एक वेक्टोरियल क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है उसके पास, मतलब इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑल, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम टाइप्स ऑफ फोर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो फोर्स होती है वो दो टाइप की होती है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं फिर हम लिखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स एक होगी हमारी बैलेंस्ड फोर्स एंड अनदर वन इज व्हाट, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये दो टाइप की फोर्स है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। सो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, फोर्स के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो हम एग्जांपल लेते हैं एक बॉक्स का, ठीक है। आपको इतना पता चल गया फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन होगी उसके पास, राइट। ये बॉक्स हमारे पास है और ये बॉक्स बिल्कुल सॉलिड है एकदम से, मतलब अंदर से बिल्कुल सॉलिड है, मान लो आयरन का बॉक्स है। एंड इस बॉक्स को मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए हमें, इस बॉक्स को हमें मूव करना है, जो फोर्स चाहिए वो है 15 न्यूटन। 15 न्यूटन फोर्स चाहिए है तब ये बॉक्स मूव करेगा। हमारे पास क्या है, 4 पर्सन्स हैं, 4 लोग हैं हमारे पास और उनको ये काम असाइन किया गया, इतना बता दिया गया है कि आपको 15 न्यूटन फोर्स लगानी है तब ये बॉक्स मूव करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम 15 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और बॉक्स मूव कर जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, 15 न्यूटन फोर्स लगाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से, एक पर्सन ने कहा मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, एक ने कहा मैं यहाँ से, एक ने कहा मैं यहाँ से लगाऊंगा, द लास्ट वन सेज मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। ये मान लो हमारा ए है पर्सन, ये मान लो बी, ये सी है एंड दिस इज डी, ठीक है। ऑल राइट, सो ए ने जो फोर्स लगाया वो लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है। बी ने जो फोर्स लगाया वो लगाया 5 न्यूटन का, डी ने जो फोर्स लगाया वो लगाया 5 न्यूटन का एंड सी ने 10 न्यूटन का। ध्यान देना इसमें 4 लोग थे, 4 लोगों को एक काम दिया गया 15 न्यूटन का बॉक्स मूव करने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। अब चारों अपोजिट खड़े हो गए एंड उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी फोर्स थी वो लगाना शुरू किया बॉक्स में एंड बॉक्स डज नॉट मूव। क्या बॉक्स मूव करेगा? बॉक्स डज नॉट मूव। तो देवर लाइक क्यों नहीं मूव किया? मैंने तो, सी ने बोला भाई मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया अपनी तरफ से, ए ने बोला मैंने भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, डी ने कहा मैंने भी 5 न्यूटन लगाया, डी ने कहा मैंने भी 5 न्यूटन लगाया। फिर एक फिफ्थ पर्सन आया, उसने कहा कि आप लोग गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डील्स विद डायरेक्शन। आप गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। ए और सी का जो फोर्स है वो कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। देखो ए इधर लगा रहा है फोर्स, सी इधर लगा रहा है, ए इधर फोर्स लगा रहा है, सी इधर लगा रहा है, ठीक है। तो और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, 10 ये भी लगा रहा है, 10 ये भी लगा रहा है, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होती तो एक क्वांटिटी हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। 10 माइनस 10 इज 0। तो इन्होंने अपना फोर्स कैंसिल कर दिया और जो हमारे बी एंड सी थे, बी कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा था? 5 न्यूटन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बी एंड डी कितना लगा रहा था? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, अपना फोर्स था वो 0 कर दिया, कैंसिल कर दिया, बॉक्स मूव ही नहीं किया, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं किया। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड सेम था, इस वजह से इनमें से किसी एक का भी मैग्नीट्यूड अलग होता तो बॉक्स मूव कर जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं। देखो फिफ्थ पर्सन आया, उसने पहले बताया कि भैया अगर आपको ये कितने न्यूटन का बॉक्स था, सो फिफ्थ पर्सन आया, उसने एक सजेशन दिया, उसने कहा कि अगर आपको ये 15 न्यूटन फोर्स चाहिए इस बॉक्स में, तो आप क्या करो, आप चारों के चारों इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, ठीक है। चारों के चारों इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। तो ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है। ए ने अब की बार लगाया 10 न्यूटन फोर्स, बी ने कितना लगाया? 5 न्यूटन, सी ने 10 न्यूटन लगाया एंड बी ने डी ने 5 न्यूटन लगाया। सो टोटल फोर्स इस टाइम कितना हो गया? टोटल फोर्स कितना होगा? सबका प्लस हो जाएगा, ए बी सी डी का प्लस, मतलब 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 दैट इज 30 न्यूटन। मतलब बॉक्स बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेगा। और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी? साउथ हो जाएगी। ये ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, नॉर्थ, साउथ। तो 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा एंड टुवर्ड्स द साउथ द बॉक्स विल मूव। समझ आया ना? दोनों अब सारी की सारी फोर्सेज ऐड ऑन हो गई, चारों फोर्सेज ऐड ऑन हो गई एंड जो बॉक्स था वो किस तरफ मूव करने लगा? साउथ की तरफ मूव करने लगा। एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, बॉक्स था, उसको 15 न्यूटन फोर्स चाहिए था, ठीक है। अब क्या किया, ए और सी एक साथ आ गए,
ठीक है, ए और सी एक साथ आ गए और इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, बी है, एंड इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, डी है। तो बी की तरफ से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, डी की तरफ से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। एक ए और बी की तरफ से कितना लग रहा है, ए की तरफ से 10 न्यूटन एंड सी की तरफ से 10 न्यूटन। तो देखो अगेन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो 5 माइनस 5 इज 0, राइट। लेकिन ए और सी इस डायरेक्शन में बॉक्स को मूव करा देंगे और कितनी न्यूटन से बॉक्स मूव करेगा, 20 न्यूटन फोर्स से। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। समझ आया ना, टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। तो ये मतलब होता है। अब देखो जिस केस में चारों की चारों फोर्स कैंसिल हो गई हैं, ध्यान देना, जिस केस में सारी फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस एक पर्टिकुलर बॉडी पे या बॉक्स पे लग रही हैं, वो सारी फोर्सेस कैंसिल होके 0 आंसर आ रहा है। मतलब जो इसका टोटल फोर्स है या नेट फोर्स बोलें, ठीक है, जो जब क्या होता है किसी चीज पे एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज एक्ट करती हैं, एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी एक्ट करती हैं, तो उसका हम लास्ट में टोटल निकालते हैं। जैसे इस केस में क्या है, ए और सी ने एक्ट किया, बी और डी ने, तो चार हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही हैं। जैसे बोलते हैं ना नेटवर्थ होती है, नेटवर्थ बोलते हैं ना, मतलब टोटल ओवरऑल इनकम कितनी है पर्टिकुलर पर्सन की, तो वो नेटवर्थ होती है। तो वैसे ही एफ नेट लिखेंगे हम यहाँ पे, मतलब ओवरऑल जो फोर्स है इस बॉक्स पे कितनी लग रही है वो, ठीक है। तो इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जो ओवरऑल फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है, वो हमेशा 0 रहती है एंड बॉडी या तो मूव नहीं करेगी या वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी। देखो ध्यान देना यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, मैं चलो आगे बताती हूँ, इसको पहले इतना समझ लो। डज नॉट मूव, या तो मूव नहीं करेगी या क्या करेगी, वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी, ठीक है। इस वाले पॉइंट में थोड़ा आगे बताती हूँ, यहाँ पे अभी जगह नहीं, समझ में भी नहीं आएगा आपको। एंड इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगी, जो एफ नेट होता है ना, एफ नेट 0 नहीं होता है, एफ नेट इज नेवर 0, सो एफ नेट इज नॉट 0, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो ध्यान रखना अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होती है, एफ नेट 0 से बड़ा होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। इन केस ऑफ बैलेंस, सब चीजें बैलेंस हो गई हैं तो फोर्स, नेट फोर्स है वो 0 रहेगी, बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी, ठीक है। सो ये तो समझा दिया। अब हम देखते हैं प्रॉपरली कि किस तरीके से बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्या मतलब है यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। सो नाउ द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स। So what is balanced force? Balanced force क्या होता है? Definition is if the resultant of all the forces acting on a body, देखो resultant को हम net भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो overall force आ रही है, ठीक है। If the resultant of all the forces acting on a body is 0, important है, 0 होना चाहिए, the force is called as balanced force। जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ से 10 न्यूटन, यहाँ से 10 न्यूटन, इन्होंने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो एफ नेट या एफ रिजल्टेंट हमारा 0 है, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी 5 न्यूटन का, यहाँ से भी 5 न्यूटन का, यहाँ से 5 न्यूटन का, यहाँ से भी, ठीक है। हर डायरेक्शन में क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना उसको, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए बैलेंस्ड केस में। अब मैंने बताया था कि बैलेंस केस में क्या होता है, बॉडी या तो रेस्ट में रहती है, ठीक है, मूव नहीं करती, या वो यूनिफॉर्म मोशन करती है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन का आपको पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन, मान लो ये बॉडी हमारी, ठीक है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ से 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी थ्रू आउट द जर्नी, मतलब आगे कितना भी बढ़ जाए, इसकी स्पीड है वो हमेशा एक ही रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 से 6 नहीं बनेगी ना, 6 से कम होकर के 4 बनेगी, मतलब ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव करती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट विल मूव एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलेगी, कभी भी 5 का 6 नहीं करेगी, मतलब 5 की स्पीड बढ़ करके 6 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, एंड 5 डिक्रीज होगी 4 मीटर पर सेकेंड कभी नहीं होगी। अगर वो हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन है, तो मतलब उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है, उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मान लो इस पे आप फोर्स लगा रहे हो बैलेंस्ड फोर्स, तो बैलेंस फोर्स का मतलब ध्यान में रखना, मतलब क्या है कि हर डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ से भी आप लगा रहे हो, यहाँ से भी आप लगा रहे हो, अब मान लो यहाँ से 10 न्यूटन का लगेगा तो इसका इक्वल एंड अपोजिट लगना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ भी 10 न्यूटन का ही लगना चाहिए,
अगर यहाँ से आप 5 न्यूटन का लगा रहे हो तो यहाँ से भी क्या होना चाहिए, 5 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन दे विल कैंसल आउट ईच अदर एंड द रिजल्टेंट और द नेट फोर्स विल बी जीरो, ठीक है। रिजल्टेंट और नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। एंड जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही क्या करेगी, मूव करेगी, मतलब उसकी जो स्पीड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव करेगी। अब इसी केस में मान लो अनबैलेंस्ड फोर्स होता, ठीक है, मतलब कोई एक वैल्यू आप ज्यादा ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये 8 न्यूटन ले लो, तो यही एग्जाम्पल क्या बन गया, अनबैलेंस्ड का। ये दोनों तो कैंसिल कर लेंगे खुद को, लेकिन ये क्या, ये 8 है, ये 5 है, अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। ये कितना फोर्स आ जाएगा, 8 माइनस 5 इज 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन के फोर्स से वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मतलब पहले जो 5 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रही थी, अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स पीछे से लग जाएगा 3 न्यूटन का। तो अब ये बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी। ये एग्जांपल अनबैलेंस्ड का मैंने बताया, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं बैलेंस्ड। तो समझ में आना चाहिए बैलेंस का मतलब क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। सिंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो सब अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, नेट और रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। सो बॉडी की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही काम करेगी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो यही लिखा है, इन बैलेंस्ड फोर्स ईदर द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईदर द बॉडी डू नॉट मूव, या तो वो मूव नहीं करेगी, मतलब क्या स्टेशनरी या रेस्ट पोजीशन में है, और रिमेन्स इन द यूनिफॉर्म मोशन, या वो कंटिन्यू करेगी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करना, ठीक है। दो बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस मोशन, मोशन नहीं प्रोड्यूस करते, मोशन इन द सेंस वो रेस्ट में बॉडी रहती है, यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, बट इट कैन चेंज द शेप। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी कि बैलेंस फोर्स सिंस मोशन तो प्रोड्यूस नहीं करता, बट वो क्या करता है, बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल लाइक स्क्वीजिंग अ बलून, आपने एक बलून लिया, उसको दोनों तरफ से स्क्वीज किया, ठीक है। यहाँ से भी आपने 5, मान लो ये बलून है मेरे पास, यहाँ से भी आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ से भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो क्या होगा, उसका शेप होगा वो चेंज होगा। दोनों बैलेंस्ड फोर्स हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, एंड जो बलून है उसका शेप क्या होगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज होगा बलून का शेप अगर आप उसको क्या करोगे, बलून को दबाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि बॉडी का जो शेप है वो चेंज हो सकता है। तो बैलेंस फोर्स के बारे में इतना ही है। अभी हम अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। सो फॉर द अनबैलेंस्ड फोर्स वी हैव, इसमें क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब एक बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बट इसका जो रिजल्टेंट है, उसका जो नेट है, रिजल्टेंट को हम नेट भी बोलते हैं, ठीक है, वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है, तो वहां पे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स है वो एक्ट कर रही है। एंड इन रियल लाइफ अनबैलेंस्ड फोर्स ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एक बॉक्स है, उस पे 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लग रही है, 10 न्यूटन की यहाँ से लग रही है, तो देखना ये जो मैंने दे रखा है 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, ये दोनों तो एक्ट कर रही है एज अ बैलेंस्ड, ये दोनों करेंगी ना एक्ट एज अ बैलेंस्ड, बट 8 न्यूटन 5 न्यूटन अनबैलेंस्ड की तरह एक्ट करेंगे, मतलब ओवरऑल तो अनबैलेंस्ड ही रहेगा, ठीक है, ओवरऑल तो अनबैलेंस्ड ही रहेगा। यहाँ पे 5 न्यूटन है, यहाँ पे 8 न्यूटन है, तो 8 माइनस 5 सिंस अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होंगे, 8 माइनस 5 इज कितना, 3 न्यूटन। 3 न्यूटन के फोर्स से बॉक्स मूव करेगा और इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। So in case of unbalanced F net और F resultant is not zero, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। In unbalanced force, if unbalanced force acts on a body, it produces motion or it can stop a moving body। मतलब क्या है कि unbalanced force क्या करेगी, या तो बॉडी को मूव करा सकती है या वो मूव कर रही बॉडी को रोक भी सकती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि बैलेंस्ड फोर्स के केस में एफ नेट जीरो होता है, एंड उस केस में बॉडी या तो चलती नहीं है, मतलब रेस्ट में रहती है, या वो यूनिफॉर्म मोशन करती है। लेकिन अनबैलेंस्ड के केस में क्या होता है, एफ नेट और एफ रिजल्टेंट जीरो नहीं होता, एंड अनबैलेंस्ड हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। हमने फोर्स कंप्लीट कर लिया, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कंप्लीट कर लिया। आपने लेक्चर नहीं देखा तो यू कैन वॉच इट, एंड इस वीडियो में हमने बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स है वो कंप्लीट कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, एंड वो लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। क्या कर सकते हो आप, उसको पढ़कर आ सकते हो, ताकि आप जब वीडियो लेक्चर देखो तो आपको और ज्यादा समझ में आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।